देखो फोकस ना भी वो एडजस्ट करेगा। यहाँ सामने खड़ा 6 फीट का आदमी नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें कितना मजा आ रहा है। और तू ही तो आधा क्लास ऐसे देखती रहती है, अगर इसका वीडियो रिकॉर्ड हो ना तो आधा क्लास ही ऐसे पढ़ती है। हाँ जी सुनिए, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पहले क्लास में ही जानकारी दी गई थी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सुन रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है फिर भी आज बताएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिस प्रकार से आप डिफाइन करते हैं प्रेशर को, कि जब एक फोर्स और एरिया एक साथ में एसोसिएट हो जाते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया को पेनिट्रेट करके उस पर जाएं या फिर किसी एरिया से एसोसिएट हो जाएं तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सही बात है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले आपको एरिया समझना पड़ेगा। एरिया तो आपको पता है, एक टर्म होता है एरिया वेक्टर। आपको एरिया वेक्टर समझना होता है कि व्हाट इज एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे फिर समझेंगे। बहुत सरल सी है, एरिया वेक्टर में डीप नहीं जाएंगे। एरिया वेक्टर बेसिकली आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में। तो आप जब डाइवर्जेंस पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में, अगर आप मैथ पढ़ेंगे तो या फिजिक्स पढ़ेंगे तो डाइवर्जेंस के पास आपको समझ में आएगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है और क्यों एरिया को वेक्टर डिफाइन किया जाता है। अभी हम आपको साधारण वाक्य में समझा देंगे, ठीक है, कि एरिया वेक्टर क्या होता है और आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए, सब हेडिंग एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर एक वेक्टर होता है, ठीक है। एरिया वेक्टर पहली बात एक वेक्टर होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसका डायरेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। लिखिए, इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर associated with every element. It is a vector associated with every element of the area, every element of the area of a closed loop, of a closed loop. ब्रैकेट में लिखिए सरफेस, ब्रैकेट में लिखिए सरफेस। is taken in the direction, is taken in the direction towards the outward normal, towards the outward normal, towards the outward normal। हो गया? देखो मेरी बात समझो, सरफेस किसी भी प्रकार का हो सकता है कि सरफेस प्लेन हो, सरफेस कर्व हो। जैसे कि अगर आप एक स्फीयर की बात करेंगे तो स्फीयर में सरफेस कैसा होता है, प्लेन होता है, कर्व होता है, कर्व होता है ना, मुड़ा हुआ होता है पूरा सरफेस, हर एक पॉइंट पर मुड़ा हुआ होता है। अगर आप प्लेन की बात करें, लेट से क्यूब का कोई भी एक सरफेस उठा लीजिए, वो प्लेन होगा, ठीक है। तो सरफेस कैसा भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, किसी भी सरफेस पर आप अगर एरिया वेक्टर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ये बताएंगे किस पॉइंट पर डिफाइन करना चाहते हैं, क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, हम पॉइंट की बात क्यों कर रहे हैं, पूरे एरिया पर क्यों नहीं डिफाइन कर सकते हैं एक साथ, ये बात अभी आपको समझ में आ जाएगी। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा ये बताने के लिए आपको पहले उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से। देखो हम दो केस बना रहे हैं, मान लो एक प्लेन यहाँ पर है और एक कर्व बना रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो मान लो कि तुम इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हो। ये सरफेस S1 है और ये सरफेस S2 है। S1 S2 बस नेमिंग कर देना, परेशान होता है इससे। तो किसी भी पॉइंट पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करने के लिए पहले आपको इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। आपको हर बार ये काम करना नहीं होगा, पहली बार एरिया वेक्टर पढ़ा रहे इसके बाद समझ लो। पॉइंट P पर मान लो तुमको एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है और यहाँ पर पॉइंट Q पर ड्रॉ करना है। तो पॉइंट P पर जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट का डायरेक्शन क्या होगा, वैसे ही हो जाएगा, वैसे ही जिस अलॉन्ग, क्योंकि वो सरफेस है, वो प्लेन है, ठीक है। तो पॉइंट P पर जो टेंजेंट होगा वो इसी के अलॉन्ग हो जाएगा। मतलब P पर जो टेंजेंट है उसको आप ऐसे दिखा सकते हैं कि सर देखिए P पर जो टेंजेंट है वो ऐसा ही हो जाएगा, ये P पर टेंजेंट हो जाएगा। सही बात है ना, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, आप पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, T और T डैश नाम दे दो इसका, टेंजेंट T और T डैश एक लाइन होगी। टेंजेंट एक लाइन होती है ना, टेंजेंट कर्व नहीं होता, और टेंजेंट इज अ लाइन, ठीक है।
और क्यूब पर टेंजेंट आप कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे। ये एक लाइन एज्यूम कर लीजिए कि एक लाइन है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं क्यूब पर, ठीक है जी। ये हो गया क्यूब पर टेंजेंट। और इसको बोल ले आप कोई भी टेंजेंट बोलो, लाइक जेड और जेड डैश बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब पी और क्यू पर टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, आपको एरिया वेक्टर डायरेक्शन निकालना है उस पॉइंट पर, तो इस टेंजेंट पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये वाली लाइन, और यहाँ पर ये वाली लाइन, जिसको आप क्या बोलेंगे? नॉर्मल। इसको एन बोल दे रहे हैं और इसको एन डैश बोल दे रहे हैं। नॉर्मल आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं क्लास 10th लाइट चैप्टर में, रिफ्रैक्शन में। किसी सरफेस के अलॉन्ग जब रिफ्लेक्शन होता है तो वहाँ पर क्या करते हैं आप? सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और उसी नॉर्मल से आने वाली लाइट का एंगल मेजर करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जाने वाले का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सही बात है क्या? तो सरफेस के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, तो सरफेस का डायरेक्शन किसी पॉइंट पर क्या होगा? यहाँ तो पूरा डायरेक्शन यही है, यहाँ तो आप किसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल ऐसा ही आएगा, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट पे टेंजेंट होगा। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल देखो बदल जाएगा। अगर तुम इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना चाहो तो पहले इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे और फिर इसके परपेंडिकुलर, तो इसका नॉर्मल इधर आ रहा है ना, और इसका नॉर्मल इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये बात समझनी जरूरी होती है कि सरफेस क्लोज भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है। हम क्लोज और कर्व सरफेस क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप स्फीयर के अंदर भी चार्ज को रखेंगे, वहाँ भी एरिया वेक्टर की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब एक बात समझो, अगर मान लो क्यूब की बात करें, ये एक क्यूब है, तो क्या ये बोल सकते हैं कि क्यूब पर जो सरफेस है उस पर जो, अगर मान लो इस सरफेस को S1 बोल रहे हैं, इसको S2 बोल रहे हैं, इसको S3 बोल रहे हैं, बाकी का 3 दिख नहीं रहा पीछे, तो S1 पर जो एरिया वेक्टर आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर, और S2 की तरफ इधर आएगा परपेंडिकुलर, और इसके तरफ बाहर आएगा, बस में आएगा, मतलब सरफेस के एकदम बाहर आ जाएगा, ठीक है। नीचे, अरे सरफेस इधर का है ना तो बाहर आएगा ना, ठीक है। तो बाहर को वैसे दिखा दिया। अगर मान लो एक स्फीयर है, अगर मान लो एक स्फीयर है इस प्रकार से, तो मेरी बात समझो, तुम हर पॉइंट पर एक नया टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ होंगे, और आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मल के अलॉन्ग लेते हैं। आप अभी यही लिखे हैं कि जो नॉर्मल ड्रॉ होगा किसी पॉइंट पर, वही डायरेक्शन किसका होगा? एरिया वेक्टर का होगा, ठीक है। तो हर पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होती है? रेडियस। एक सर्किल में टेंजेंट के परपेंडिकुलर रेडियस ही होता है। तो स्फीयर में भी अगर तुम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसमें परपेंडिकुलर कौन होगा? अरे क्लास में पढ़े हुए ना, तो अगर यहाँ पर एक टेंजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से जाएगी। अगर यहाँ पर एक टेंजेंट है, इसके परपेंडिकुलर लाइन भी सेंटर से, यहाँ पर एक टेंजेंट है, इसके परपेंडिकुलर लाइन भी सेंटर जाएगी, और यहाँ पर लेट से, हम ये सब क्यों बना रहे हैं आप समझ जाएंगे अभी, ठीक है। तो ये सारे टेंजेंट हो गए, और टेंजेंट के अलॉन्ग एक नॉर्मल इधर हो जाएगा, एक नॉर्मल इधर हो जाएगा, एक नॉर्मल इधर, एक नॉर्मल इधर, एक इधर। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि ये अगर सेंटर O है और ये सारे रेडियस हैं, तो एक स्फीयर पे जो सरफेस है, एक स्फीयर पर जो सरफेस है, उस सरफेस पर अगर आपको नॉर्मल का डायरेक्शन पता करना है तो क्या इसी को रेडियली आउटवर्ड नहीं बोल सकते? क्या बोल सकते हैं ना? इसको आप बोलते हैं रेडियस के हिसाब से, रेडियस के अलॉन्ग बाहर की तरफ। तो एक स्फीयर पे अगर आप नॉर्मल चेक करना चाहते हैं, एक स्फीयर का जो सरफेस है, उस सरफेस पे नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा? तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही होगा, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर कौन जाता है? सेंटर से रेडियस जाता है, बस मेरी क्या। तो जो नॉर्मल होगा वो कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। ये एक छोटी साइड की बात है जो आपको बता रहे हैं, जो आपको आगे हेल्प करेगी समझने के लिए। क्या समझने के लिए? एरिया वेक्टर। अच्छा, इतना क्लियर है, ठीक है। तो आप लिखिए एग्जाम्पल लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर in a cube or cuboid, in a cube or cuboid for different surfaces
is perpendicular to that surface. For different surfaces is perpendicular to that surface. Whereas in case of a sphere, it is in the radially outward direction. It is in the radially outward direction. हो गया क्या? ठीक है, आपको हम कुछ छोटी छोटी बहुत ज़रूरी बातें बताने वाले हैं ना एरिया वेक्टर के बारे में. आपको वेक्टर ऑलरेडी पता है, इसीलिए हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे. देखो, एक नोट लिखो. फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, मतलब लाइफ टाइम. फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, किसी बंद सरफेस के लिए, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज in the outward direction. Area vector is always in the outward direction. हो गया? इस बात का मतलब समझो. तुमसे हम बोले कि सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद उस पर परपेंडिकुलर लाइन खींचे, वही नॉर्मल हो जाएगा. तो परपेंडिकुलर लाइन जैसे इस पॉइंट पर देखो, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहे हैं, है ना, ये पॉइंट लेमडा है, लेट से. लेमडा मत लिखो भाई, घबरा जाओगे, कुछ भी लिख दो ना, एक्स लिख दो. ये पॉइंट एक्स है. पॉइंट एक्स पर जो नॉर्मल है वो देखो बाहर की तरफ भी है, अंदर की तरफ भी है. अरे नॉर्मल इज अ लाइन एट द पॉइंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. तो हम तुमसे बोल रहे हैं कि इसी नॉर्मल के अलोंग, मतलब इसी नॉर्मल की तरफ एरिया वेक्टर होगा. तुम बोलोगे सर एरिया वेक्टर बाहर ही क्यों, अंदर भी तो हो सकता है ना. बात समझ आ रही क्या? एरिया वेक्टर अंदर भी हो सकता है. तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन स्टार्टिंग में नहीं दिया गया था. ये जो है ये ट्रेडिशनली मान लिया गया, कन्वेंशन समझते हैं आप, कन्वेंशनली ऐसा मान लिया गया था कि एरिया वेक्टर जब लेंगे हम आउटवर्ड डायरेक्शन में लेंगे. सरफेस जिधर बंद हुआ है या फिर जिधर बंद हो रहा है उसके बाहर के तरफ हमेशा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेंगे. ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि वो हेल्प कर रहा था स्टार्टिंग में कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने में. ऑप्शन था कि अंदर लें या बाहर लें. तो जब बाहर ले रहे थे डायरेक्शन तो भी हो जा रहा था सॉल्व सवाल, और जब अंदर ले रहे थे सवाल तो भी हल हो जा रहा था साइंटिस्टों के द्वारा. लेकिन जब बाहर ले रहे थे सवाल ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो रहा था और आंसर अच्छा आ रहा था, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा ना, प्लस माइनस का. तो ये कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है. जैसे कि कन्वेंशनली मान लिया गया था, कोई रीजन नहीं था, मान लिया गया था नहीं करंट पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है. बस मेरे क्या, उसका कोई प्रूफ तो था नहीं, और असल में पता चला बाद में कि करंट कुछ होती नहीं, असल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सब कुछ होता है. लेकिन फिर भी वो कन्वेंशनल माना गया था, तो ऐसा अभी भी मेंटेन किया जाता है. तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड लिया जाता है क्लोज सरफेस के हमेशा, ये कन्वेंशनली है. इसका कोई रीजन या प्रूफ आप नहीं मांगेंगे, आप इसको मान लेंगे. बात समझ आ रही है? ठीक है. तो पहली बात तो ये कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा क्लोज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और आउटवर्ड होता है. दूसरी बात, अगर मान लो कोई सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस का जो मतलब इस सरफेस का आप एरिया निकाल लीजिए. एरिया निकाल लोगे ना, कितना एरिया होगा, वेक्टर की बात नहीं करें, एरिया तो कैलकुलेट कर लोगे ना, लंबाई इंटू चौड़ाई निकल जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी. मान लीजिए इसकी वैल्यू डेल्टा एस है, कुछ वैल्यू आ गई डेल्टा एस. एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इधर परपेंडिकुलर होगा ना इसके, ये 90 डिग्री होगा. ठीक. तो अगर इस एरिया वेक्टर का आप डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं, एन दिखा सकते हैं ना, वेक्टर का डायरेक्शन आप यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं. ये जो कैप एन लिखे हुए हैं ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है. तो एरिया वेक्टर जो डिफाइन किया जाएगा, डेल्टा एस वेक्टर, वो ऐसे डिफाइन होता है. डेल्टा एस वेक्टर बराबर वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. तो इसको आप क्या ये नहीं लिख सकते हैं, डेल्टा एस इनटू ये, बस में आ रही क्या, वेक्टर बराबर. इतना क्लियर है क्या? कहीं कहीं पर
कहीं कहीं पर इसी एस को ए लिख देता है। अगर ये डी एस है तो ठीक है डेल्टा एस, और अगर ये डेल्टा ए है तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा ए वेक्टर बराबर डेल्टा इंटू, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप समझ रहे हैं ना, सिंबल का परिवर्तन है सिर्फ और कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो आप लिखिए एक बात, नोट के आगे लिखिए, फॉर अ सरफेस डेल्टा एस, फॉर अ सरफेस डेल्टा एस, the area vector defined for it, the area vector defined for it can be represented as, नीचे लिखे डेल्टा एस बराबर, मतलब वेक्टर, ये वाली बात आप लिख लीजिए, वेक्टर डेल्टा एस बराबर डेल्टा एस इंटू यूनिट वेक्टर, और ये फिगर आप बना लेंगे। ए वाली बात मत देखना, बस तुम समझते रहो, ए वाली बात मत देखना, वो फिगर बनाइए, वो फॉर्मूला लिखिए। हो गया। इसी को आप सेम तरीके से एक क्लोज सरफेस पर भी दिखा सकते हैं। मान लो ये एक स्फीयर था, मतलब ऐसा कोई रैंडम कोई भी सरफेस, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज है बस, तो इस पर आप एक छोटा सा, ये तो प्लेन है, ये सरफेस अगर कर्व है तो इस पर अगर आप, जैसे देखो एक सर्किल के ऊपर अगर आप थोड़ा सा छोटा सा एलिमेंट लेते हैं तो इसको आप सीधी रेखा मान सकते हैं। एक सर्किल अगर बहुत बड़ा, अगर एक सर्किल बड़ा सा है, जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, थोड़ा सा आगे जाएंगे ये हल्का सा मुड़ेगा, हल्का सा मुड़ेगा, हल्का सा मुड़ेगा, हल्का सा बस में रहेगा। तो अगर एक बहुत बड़े सर्किल पे छोटा सा दूरी लिया जाए उसके सर्कमफेरेंस पे, तो वो आपको लगभग सीधा दिखता है। धरती गोल है, ये दूरी आपको सीधी दिखाई दे रही है, स्ट्रेट, बस में रहेगा। तो धरती गोल है, इसी प्रकार से एक बड़ा सा स्फीयर है, तो उस पर अगर छोटा सा एलिमेंट मानेंगे तो आपको सीधा प्लेन दिखाई देगा। अरे बस में रहेगा। एक आप धरती गोल है तो उस पर अगर आप थोड़ा सा सरफेस उठाएंगे, बहुत छोटा सा डीएस एलिमेंट मान लो, अगर तो उसमें डीएस एलिमेंट उठाओगे तो वो डीएस एलिमेंट आप प्लेन सरफेस मान सकते हैं, उसको कंसीडर कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि ये छोटा सा एक ऐसे, इसके ऊपर एक छोटा सा सरफेस मान लिए, ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हम ये सरफेस मान लिए यहाँ पर ये, और इसको मान लिए डेल्टा एस। तो इस केस में इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर आएगा, बात समझ आएगा। ये 90 डिग्री सरफेस बना रहा है, ये बात समझ आ रही है ना। तो सेम तरीके से जो इसके लिए भी यही डिफाइन हो जाएगा। ठीक है जी, तो कर्व कैसा, इस फिगर को बनाइए छोटे में फटक से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलिए, अगर आप ये बात समझ गए तो अब आप बहुत आसानी से, बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ जाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लिखिए, इट इज डिफाइंड एज, लिखिए इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the total number of
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस the total number of electric field lines which pass normally through a surface, which pass normally through a surface. हो गया, which pass normally through a surface. ठीक है जी, चलिए देखो इस बात को थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीके से समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है? आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का गुणा कर देना है उस एरिया में जिस एरिया से वो पास हो रही है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। E इंटू ए, E इंटू ए जो होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, E इंटू ए। देखो अगर मान लो तुम्हारे पास एक सरफेस है, इस बात को समझना, क्लोज लूप के लिए समझाएंगे इसको। आप मान लीजिए कि कोई क्लोज लूप बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो सरफेस है, ये सरफेस लेट से एस है, एस, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड एस है। तो अगर मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस सरफेस से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस सरफेस के एरिया वेक्टर से, ये एरिया वेक्टर है मान लो, इसको आप एस मान लीजिए, इस सरफेस के एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बना रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस सरफेस के एरिया वेक्टर से अगर थीटा एंगल बना रही है, सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे आप समझ गए, सरफेस के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट का एरिया वेक्टर ये है, ठीक। और अगर मान लीजिए आपको पता है कि इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बना रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा पैरेलल टू द प्लेन और एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट पैरेलल टू द प्लेन आएगा वो होगा ई साइन थीटा, और पैरेलल टू द एरिया वेक्टर आएगा कितना आएगा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। अब मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, ई साइन थीटा वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, अगर ये एरिया, ये जो प्लेट है, ये अगर प्लेट बहुत लंबा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी में घुसते चला जाएगा, बस मेरी क्या, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल पाया क्या? जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के प्लेन के पैरेलल जा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो निकल ही नहीं पाया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करने का मतलब होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो किसी एक एरिया को काट के बाहर निकल जाए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो किसी एक एरिया को काट करके बाहर निकल जाए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी सरफेस के पैरेलल हो गई, अगर क्योंकि कई सारे केस बनेंगे, देखिए आपको क्यूब में भी निकालना है, आपको स्फीयर में भी निकालना है, आपको सिलेंडर में भी निकालना है, कई सारे केस बनेंगे। तो अगर जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल हो गई तो ऐसा समझना, ऐसा आप अपने दिमाग में ऐसा समझ लीजिएगा, समझने के लिए सिर्फ बता रहे हैं कि अगर जो इलेक्ट्रिक लाइन सरफेस के अंदर घुसी वो तो खो गई, सरफेस पकड़ लिया उसको, और जो काट के बाहर निकल गई, बाहर निकल गई। बस मैंने क्या बोल रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को काट के बाहर निकलेगी उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के झुंड को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। बात समझ रही क्या, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। अब बात यह कि सर यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है एक यूनिट एरिया से, तो बहुत सारे निकलेंगे बहुत सारे एरिया से, बात समझ रहे हैं? अरे बात समझ रही क्या, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो फ्लक्स को डिफाइन कर देते हैं हम लोग कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन ये कब डिफाइन करते हैं, जब ऐसा हो कि सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाए। कोई सरफेस है, अगर उसका एरिया ए है, कोई सरफेस एरिया ए लिखो चाहे एस लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी लिख दें। कोई सरफेस है, अगर उसका एरिया का मैग्नीट्यूड आप निकाले वो एस आ रहा है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, जैसे मान लो एक प्लेट है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है, तो तुम सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकाल दिए, तो इसका मतलब सारा का सारा फ्लक्स में कन्वर्ट हो गया। अरे बात मेरी का, सारा का सारा फ्लक्स में कन्वर्ट हो गया। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा नहीं, बनेगा ना, सारा ऊपर चला गया तो नहीं बनेगा ना,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे जाती तो बन जाता ऊपर नीचे, तो इधर वाला कैंसिल हो जाता। कौन सा कैंसिल होगा, एरिया वेक्टर के अलोंग वाला या प्लेन के अलोंग वाला? प्लेन के अलोंग वाला कैंसिल हो जाएगा। आप सिर्फ उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है, एरिया वेक्टर के अलोंग है। तो इसके हिसाब से यहां फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, फ्लक्स बराबर E इंटू कॉस थीटा इंटू एस, यहां पर E इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अरे बात सही है ना। अब यहां समझिए, क्या E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, बिल्कुल वेक्टर है। क्या S भी वेक्टर है, अरे S है ना वेक्टर। और दो वेक्टर के साथ में कॉस थीटा लगा हो और थीटा अगर इन दोनों के बीच का एंगल हो तो डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, बिल्कुल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर उधर, बीच का एंगल, तो क्या हो जाएगा, ये तो तब है जब आपको सरफेस की वैल्यू पता हो कि सरफेस कितना है। सही बात है ना। अगर सरफेस दे रखा हो कि सरफेस इतना है तो अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है, इस बात को समझ लो, कक्षा 11 कक्षा 12 में जो लोग बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको ये लगता है कि बहुत स्ट्रांगली उनको बताया जाता है कि जो ये जो है ना, ये फ्लक्स का फॉर्मूला, इसी को बेसिकली भी गॉस थ्योरम आएगा इसके अगवा, ये समझ लोगे तो गॉस थ्योरम आएगा। ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज लूप के लिए है। ऐसा नहीं है। गॉस थ्योरम सिर्फ क्लोज लूप के लिए नहीं है। गॉस थ्योरम किसी भी क्लोज ओपन, कितना बड़ा छोटा, किसी प्रकार के सरफेस के लिए है। गॉस थ्योरम सिर्फ क्लोज लूप के लिए नहीं होता है। गॉस थ्योरम का यूज करके आप कितने भी छोटे मोटे बड़े लंबे चौड़े गोले आकार किसी प्रकार के सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जो हम लोग गॉस थ्योरम में सीखेंगे, ठीक है। यहां पर देखो फ्लक्स, मतलब किसी भी सरफेस से वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर नहीं लगता है। नहीं, ये तो जरूरी नहीं कि सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर गुजरे। अभी तो मैं यहाँ तिखे को जा रहे हैं, मतलब हम लोग पहले पढ़े तो उसके परपेंडिकुलर ही गुजरता है। क्या क्या क्या, जब लोग और पहले इलेक्ट्रिक लाइन से पढ़ रहे थे तो हम लोग सरफेस से परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक, तो हम वहाँ पे कुछ समझाए कहाँ थे, वो तो बस ऐसे बताया जा रहा था कि परपेंडिकुलर गुजरेगा तो इसको फ्लक्स बोलेंगे। अभी यहाँ पे जो समझाया नहीं समझाया, तो फिर डाउट का कोई सेंस ही नहीं है। नहीं, परपेंडिकुलर वाला तुम एक स्पेसिफिक केस की बात करो, डाउट का कोई सेंस नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी, देखो समझो इस बात को, हम यहाँ पे ये बात एकदम अच्छे से साफ साफ हिंदी में क्लियर किए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पर अगर जा रहा है सरफेस के, मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के किसी भी एंगल से हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको कंपोनेंट बांट लेना है। एक कंपोनेंट पैरेलल टू द प्लेन, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर। अगर आप पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट बांट दिए तो फिर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मतलब बना क्या, ये तो खत्म हो गई ना। फिर आप जब किसी वेक्टर को बेसिकली रिजॉल्व कर देते हैं तो फिर इसका मतलब नहीं बनता है सिर्फ ये दोनों, क्योंकि इन दोनों से मिलकर तो ये बना था ना। हाँ, तोड़ दिए इसको। अब आप समझिए इसका यूज कहाँ करना है और इसका यूज कहाँ करना है। तो आपको दिख रहा है ये वाला तो वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा ये वाला, अपना काम करेगा ये। तो टेक्निकली इलेक्ट्रिक फील्ड बची परपेंडिकुलर वाली ही, बस में आ रही क्या। तो अगर फ्लक्स डिफाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर डिफाइन करेंगे, सही है ना। तो ये क्या हो गया, फाई बराबर ई डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर होगा। बोलो, हाँ बिल्कुल। अच्छा, यही छोटी मोटी बातें हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए ना। यहाँ एक चार्ज रख दिए, प्लस क्यू से रिलेटिव बाहर निकलता है, नहीं निकलेगा। ये गया अंदर से, गया ना। क्या ये जरूरी है कि सरफेस क्लोज रहे तभी चार्ज क्या बोलेगा, नहीं तुम क्लोज रहो मैं यहाँ नहीं भेजूंगा, ऐसा नहीं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए और सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड को काटना चाहिए, इतनी ही बात है। फ्लक्स डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस को काटना चाहिए जिस सरफेस के हिसाब से आप फ्लक्स डिफाइन करना चाहते हैं, बस इतनी ही बात है। ई sin थीटा कैसे वैनिश हो जाएगा, नहीं ये नहीं पढ़ना होता हम लोगों को। मैग्नेटाइजेशन आएगा ना, वहां पढ़ेंगे हम लोग, इस बात को समझा देंगे वहां पर। चलिए, ये समझो, यही चीज समझो
एक ऐसे सर्फेस के लिए जिसमें आपको सर्फेस की वैल्यू ना पता हो। मान लो एक सर्फेस है, यहां पर आप एक सर्फेस है, इसके अंदर मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। यहां पर एक सर्फेस कंसिडर करते हैं, एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना एलिमेंट। अगर सरफेस पूरा एस मानते तो ये एलिमेंट ds मान सकता है, जैसे l लेंथ पे dl, वैसे ठीक है x पर dx तो s पर ds, इसको आप ds मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इस ds एलिमेंटल सरफेस से, एलिमेंटल बोल रहे समझ रहे हो कि छोटा सा एलिमेंट, अगर इस ds एलिमेंटल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है इस डायरेक्शन में अगेन, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर इधर, ठीक है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड का आप कंपोनेंट डिवाइड करेंगे, एरिया वेक्टर जो है इसको आप क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं आप ds का एरिया वेक्टर ds वेक्टर हो गया, ठीक है, ds का एरिया वेक्टर ds वेक्टर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप फिर से रिजॉल्व करेंगे तो साइन थीटा छोड़ देंगे, इधर क्या बनेगा, e cos थीटा बनेगा। ये e cos थीटा तभी बनेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच वाला एंगल थीटा होगा। ये बात समझ में आ रही है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के टेंजेंट के बीच का एंगल थीटा हो गया तो फिर यही साइन थीटा हो जाएगा। आपको ये वेक्टर रिजॉल्व करने आना चाहिए। तो इस केस में देखो, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, अरे आप समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। आप गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं फॉर अ केस इन विच देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी वैरी नहीं कर रहा है, बात समझ आ रही क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी वैरी नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसी बात है तो फ्लक्स कैसे डिफाइन होगा, एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और एरिया कितना हो गया ds, और ds एरिया वेक्टर के अलोंग वाला इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है ना, एरिया वेक्टर के अलोंग वाला इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है, तो वो क्या है cos थीटा, मतलब e cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो गया एरिया वेक्टर। अरे बोलो, तो ये जो फ्लक्स हो गया, अब समझो पूरे सरफेस से फ्लक्स फाई निकलता, तो थोड़े सरफेस से फ्लक्स डी फाई निकलेगा, बात समझ रही क्या, थोड़े सरफेस से फ्लक्स डी फाई निकलेगा, तो डी फाई, कोई दिक्कत नहीं इसको। अब यहां पर इसको थोड़ा सा और ज्यादा सिंप्लीफाई करो, डी फाई बराबर क्या बनेगा, ये ईडीएस कॉस थीटा, इसको क्या लिख देंगे ई डॉट ds। आपको हम जब 11th में वेक्टर पढ़ा रहे थे तो उसके बाद आपको एक बात बताए थे कि कैलकुलस और वेक्टर एक दूसरे को कहीं भी परेशान नहीं करते हैं। वेक्टर को आप अपने हिसाब से सॉल्व कर देंगे और उसके बाद आप कैलकुलस लगा देंगे, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं हम। अगर आपको दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है तो आप पहले उस डॉट प्रोडक्ट को आराम से सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएशन करना अगर होता है तो वहां पर डिटर्मिनेंट का एक रूल होता है, डिटर्मिनेंट का अगर डिफरेंशिएशन, एक बात समझ लो ना, अगर मान लो डिटर्मिनेंट है ये, यहाँ पर x है, यहाँ y है, यहाँ z है, यहाँ पे p q r है और यहाँ पर a b c है, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है d by dt, तो आप पहले किसी एक रो को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब आप पहले क्या करेंगे, पहले आप dx by dt करेंगे, dy by dt करेंगे और dz by dt करेंगे और बाकी सब ऐसे ही लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, एक और डिटरमिनेंट बनाएंगे, फिर इसमें आप x y z चुपचाप लिख देंगे और सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और थर्ड वाला ऐसे ही लिखेंगे, फिर एक और डिटरमिनेंट बनाएंगे और उसमें थर्ड वाला डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप डिटर्मिनेंट से नहीं बच सकते, डिटर्मिनेंट जो है वो डिफरेंशिएशन को अपने हिसाब से ले लेता है, लेकिन वेक्टर और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरवेन नहीं करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, बात में आ रही है। अरे हम लोग कुलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं ना, तो वहां से आप वेक्टर को स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए मैग्नीट्यूड के हिसाब से, उसके इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अगर मान लीजिए आपको पूरा का पूरा फ्लक्स निकालना है, तो यहां से क्या करेंगे, आप इंटीग्रेट करेंगे, फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन डी फाई, ये करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, कि फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन डी फाई की वैल्यू क्या है जी, ई डॉट डी एस। इस डॉट को मत देखो, ये तो सिर्फ cos थीटा लेकर के आएगा ना बगल में, उसका लोड मत दो। इसका मतलब है कि ds का मतलब क्या हो गया, किसको इंटीग्रेट करना चाहता है ये, सरफेस को, बात समझ आ रही क्या, सरफेस को इंटीग्रेट करना चाहता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया रहेगा किसकी फॉर्म में, सरफेस के फॉर्म में या एरिया के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल में इक्वेशन दिया रहेगा और आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे।
इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया रहेगा और आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और अगर सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, जैसे स्फीयर में, हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि स्फीयर में, हम ये बात कैसे बोल सकते हैं कि स्फीयर के सेंटर पे अगर चार्ज रखा हुआ है मान लो प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालेगा ना। तो सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, ये बात कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो कैसे कह सकते हैं? डिस्टेंस सेम है, सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है तो हर जगह डिस्टेंस आर 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 आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के तो कांस्टेंट है, क्यू चार्ज आप सेंटर पे रखे वो भी कांस्टेंट है, रेडियस हर जगह कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बस मेरी क्या, ठीक। लेकिन अगर सरफेस ऐसे ही से है ऐसा, और यहाँ पर आप रख दिए चार्ज, तो फिर सरफेस का जो मैग्नीट्यूड था वो हर पॉइंट पर सेम नहीं है, कहीं छोटा कहीं बड़ा है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, तो फिर उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे डिपेंड करेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे डिपेंड करेगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया रहेगा, जिसमें आप सरफेस की वैल्यू रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो उसी इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर देंगे। इतना डीप नहीं जाना पड़ेगा ना आपको, आप सिर्फ ये बात को समझिए कि अगर आपको फ्लक्स निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो आप सरफेस को क्या करिए, इंटीग्रेट। और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, हर जगह सेम है, स्फीयर के केस में, अगर इस स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है ना, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेट किसको करोगे, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s। ds बोल रहा है कि सरफेस को इंटीग्रेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है मैं कांस्टेंट हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटीग्रेट कर लीजिए। तो ds थोड़ा सरफेस है, तो स्फीयर का पूरा सरफेस क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। बस मेरे क्या, गॉस थ्योरम की प्रूविंग अभी हम लोग करेंगे इसका यूज करके। अरे बात समझ रही क्या मेरे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सवाल इससे बहुत अच्छे खतरनाक बनाए जा सकते हैं और सवाल इससे सरल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे दोनों प्रकार सवाल देंगे। तो अब क्या करेंगे, आप लिखिए हम जो बोल रहे हैं, आप लिखिए। फॉर एन एलिमेंटल सरफेस, फॉर एन एलिमेंटल सरफेस ds, फॉर एन एलिमेंटल सरफेस ds, कॉमा लगाइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, बड़ा वाला E, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा वाला E, मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा with the area vector, with the area vector, with the area vector ds, with the area vector ds, ds के ऊपर तीर बनाएंगे आप, is के बाद डैश लगाइए, और डैश लगाने के बाद आपको ये बनाना है, यहां से लिखना है, ठीक है। आप ये इंटीग्रेट मत करेंगे अभी, इसको आप नहीं करेंगे, आप ये लिखिए, ये लिखिए, ये दो लाइन और नीचे बनाइए जल्दी से। नहीं रहा है, चलिए जी आगे लिखिए, इसको लिख लेना, तो आगे लिखिए, वो इंटीग्रल फॉर्म अभी नहीं लिखे हो ना, सिर्फ इसको लिखिए, इसको लिखिए ना, आगे लिखिए, लिखिए दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज proportional to the number of, is proportional to the number of field lines, is proportional to the number of field lines, field lines समझ रहे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात चल रही है, is proportional to the number of field lines cutting the area element, cutting the area element
ठीक है जी। देखो इस फॉर्मूले में तुमको दिख रहा होगा कि एरिया एलिमेंट अगर कांस्टेंट है, एक छोटा एलिमेंट आप ले लीजिए ds जो कि कांस्टेंट हो गया, उसका डायरेक्शन क्या हो गया, सरफेस के परपेंडिकुलर। अरे समझ में आ रहा है, हम एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं। आप छोटा सा एरिया एलिमेंट ds ले लिए, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया, मैग्नीट्यूड जो भी हो, छोटा सा एलिमेंट लिया हुआ है तो इस फ्लक्स की वैल्यू फिर किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी उतना ज़्यादा फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करेंगी तो इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। यही बात अभी आप लिखे हैं कि जो ये वैल्यू है ये प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो इस एरिया वेक्टर को कट करें। ऐसा नहीं है कि सर इसको तो इतनी कट कर रही है, इधर से आप 40-50 लाइन और गुजार दीजिए अपने मन का, बोलिए सर देखिए इसके थ्रू तो फ्लक्स बढ़ गया। ऐसा नहीं है, आप उसी फ्लक्स की चर्चा। अब फ्लक्स किससे एसोसिएटेड होता है, एरिया से। फ्लक्स एरिया की प्रॉपर्टी है ना, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर क्रॉस नहीं करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को मिलाकर के फ्लक्स बन रहा है। यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो भी फ्लक्स जीरो। अरे बोलो, और अगर एरिया नहीं तो भी फ्लक्स जीरो। आपको अगर कहीं डाउट हो तो आप सबसे सिंपल फॉर्मूला देखिए, ई डॉट एस, सरफेस इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये खत्म तो भी खत्म, ये खत्म तो भी खत्म। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए एक फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्म में तो आप यहां आते हैं। ठीक है, अब नीचे लिखिए द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई over the whole surface due to an electric field is, देखो इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाता है, फाई बराबर इंटीग्रेशन, ये सरफेस इंटीग्रल होता है बेसिकली, हम तुमको समझाते हैं इसका मतलब, ई डॉट डी एस, और इसका मतलब क्या बनेगा, ई डी एस कॉस थीटा। ये तो वेक्टर का मतलब हो गया। इंटीग्रेशन के ऊपर अगर ऐसे गोला सिंबल बना हो इसका मतलब होता है बंद चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं आप। बात समझ आ रही है? आप किसी बंद चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं अगर सरफेस क्लोज्ड है। और बंद चीज दो प्रकार की हो सकती है, पहला होता है वॉल्यूम, दूसरा होता है सरफेस। अगर आप सरफेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, बंद चीज में दो इंटीग्रेशन हो सकता है ना, एक तो वॉल्यूम इंटीग्रेट कर रहे हो और एक सरफेस इंटीग्रेट कर रहे हो। मेरी बात समझिए, जैसे कि एक लाइन है, आपको ग्रेजुएशन के मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक लाइन है, इस लाइन में आप डीएल एलिमेंट ले लिए हैं, ठीक। तो अगर इस पूरे लाइन की लंबाई निकालनी है तो आप सारे डीएल को ऐड करेंगे। ये मान लीजिए पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, तो आप इंटीग्रेट करेंगे डीएल को कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका लेंथ हो जाएगा इस वायर का। यहाँ पर क्लोज नहीं लगा रहे क्योंकि ये वायर बंद नहीं है, इट इज़ नॉट अ क्लोज लूप, ये खुली वायर है ये। बात में आ रहेगा। लेकिन अगर कोई सरफेस है, स्फीयर, इस स्फीयर में दो चीज़ों को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक तो उसका सरफेस ऐड कर रहे हैं 4πr², और दूसरा उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं। एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट मान लीजिए dv, बात समझ रही क्या? अरे वॉल्यूम में तो निकलता है ना, वॉल्यूम मतलब अंदर का पूरा कितना आइटम भरा हुआ उसके अंदर, और सरफेस का मतलब सरफेस। तो अगर आप सरफेस को इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसा सिंबल लगाते हैं ये, और अगर आप वॉल्यूम इंटीग्रेट करेंगे तो वहां पर यहाँ v लिख देते हैं। आपको इसका लोड बिल्कुल नहीं लेना है, आप इसको सिंपल इंटीग्रेशन समझेंगे। बस इस s का मतलब समझिए, इसका मतलब बंद है नहीं, क्लोज लूप, बंद सरफेस, और इस s का मतलब सरफेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इस s का मतलब किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? सरफेस को इंटीग्रेट करने के बाद पूरा सरफेस जोड़ करके निकाल रहे हैं कितना एरिया सरफेस का, जो कि स्फीयर के केस में क्या होगा 4πr², क्यूब के केस में क्या होगा 6a²। आप समझ रहे हैं ये सर बात? ये तो कक्षा 10 से आ रहा है, 4πr², 6a², है ना? ठीक है जी। तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, इसके बाद ये लिख लीजिए। हो गया, लिख लिया?
चलिए फ्लक्स के बारे में अब जो छोटी छोटी मगर ज़रूरी बात है ना, छोटी छोटी, शक्तिमान देता था पहले ना, शक्तिमान जब खत्म होता था तो लास्ट में, जैसे आजकल पिक्चर में क्रेडिट सीन आता है, वैसे शक्तिमान में स्टार्ट हुआ था, कुछ टाइम तक चला था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, उसमें शक्तिमान आता था और छोटे छोटे बच्चे जो गलती कर रहे होते थे ना उनको बताता है गलती मत करो, तो उसको बोलता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें। चलिए तो आप छोटी छोटी मगर ज़रूरी बातें लिखेंगे। हाँ जी, किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेडिंग नहीं है, हेडिंग कुछ नहीं है, हम बस लिख दे रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताइए, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको हम दो बातें बताएंगे, पहली आप जानते हैं, दूसरी आप नहीं जानते हैं। पहली आप जानते हैं वो स्केलर क्वांटिटी है, रीज़न क्या है? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद वो आता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो लिखिए इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। उसके आगे लिखिए, उसके आगे लिखिए बट। आगे की पढ़ाई अगर आप करेंगे तो आपको ये दूसरी वाली बात जो हम बोलने जा रहे हैं समझ में आएगा। लिखिए इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द, जिस इंसान को ये बात समझ में नहीं आएगी वो लोड नहीं लेगा इस बात का, बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड, बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड। देखो हम ट्राई करते हैं इस बात को आपको सरलतापूर्वक समझाने का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये एक वेक्टर फील्ड का प्रॉपर्टी होता है। वेक्टर फील्ड का प्रॉपर्टी का मतलब समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, बात में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बाहर भी जा सकता है और सरफेस के अंदर भी आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से बाहर कब जाएगा? जब अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अंदर कब आएगा? जब अंदर नेगेटिव चार्ज रखा होगा, ठीक है। जब अंदर क्या रखा होगा, ठीक है। अब सुनो, अब होता क्या है कि आप जब फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सवालों में जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और कई बार ऐसा होगा जब नेगेटिव आएगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है कि ये भी फ्लक्स का डायरेक्शनल नेचर शो कर रहा है, ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो आप समझेंगे कि अंदर का चार्ज पॉजिटिव है, और फ्लक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो आप समझेंगे अंदर का चार्ज निगेटिव है। बात समझ आ रही क्या? देखो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से आएगी? ई बराबर, क्या बोलते हैं, फाई बराबर ई इंटू डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है क्या? अरे वो तो वेक्टर है ना, वो अपना साइन का पूरा डायरेक्शन लेके चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना पूरा डायरेक्शन अपने साथ रखता है ना। निगेटिव पॉजिटिव ही नहीं, आप उसके साथ पूरा का पूरा एंगल स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये वेक्टर इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे है। स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन से कोई लेना नहीं होता है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव का मतलब होता है फ्लक्स आउटवर्ड और नेगेटिव का मतलब होता है फ्लक्स इनवर्ड, इसीलिए इसको हम, इसके पास एक हल्का सा डायरेक्शनल नेचर है। देखो जैसे करंट के पास भी एक डायरेक्शनल नेचर होता है, करंट भी कहां से कहां चलती है? प्लस से माइनस, ठीक है। करंट के पास एक डायरेक्शनल नेचर है, आप करंट को कैसे भी डिफाइन नहीं कर सकते। करंट का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस। बस मेरे उसी प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक डायरेक्शनल नेचर है कि अगर वैल्यू प्लस आ रही है तो इसका मतलब, और माइनस आ रहा है इसका मतलब अंदर, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये एक वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी है। वेक्टर फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में ही फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही फ्लक्स बन रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फील्ड बोल रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, इसीलिए उसको बोल रहे हैं इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे, इन केस अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ कैसी क्वांटिटी है, तो आप क्या बोलेंगे? स्केलर। लेकिन अगर आपसे ये पूछेगा कि किस टाइप के फील्ड की प्रॉपर्टी है, तो आप बोलेंगे वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आती है, बस ये इतनी सी बात समझानी है आपको, समझ में आता है वेरी गुड, नहीं समझ में आता आप एकदम लोड मत दीजिएगा, आप आगे बढ़िए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट बताइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट बताइए। अच्छा, ये जो अभी हम बोले ना वेक्टर फील्ड वाली बात, आपको ये ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही बहुत अच्छे समझ में आएगी ना, बहुत अच्छे समझ। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और कोई देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बन रहा होता है ना, सही है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बन रहा होता है ई डॉट डी एस,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, और ऊपर में ds है तो उसका मीटर स्क्वायर हो गया, तो यूनिट क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या फिर इसी को आप इनवर्स के फॉर्म में लिख दें। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए। क्या बोल रही हो? ml 3 t माइनस 1 a माइनस 1, और कोई? ml2 t माइनस 3, और गलत है, और कोई? ml3 a माइनस 2, गलत है। ml3 t माइनस 3 a माइनस 1, अच्छा, और कोई? ml3 t माइनस 4 और a माइनस 2। ml3 t माइनस 3 a माइनस 1, और कोई? दो आंसर सेम है, तीन आंसर सेम आ रहा है, और कोई? बाकी लोग ml3 t माइनस 3 a माइनस 1, अच्छा, पहले mlt बोल दो फिर a का बोल लो। a के माइनस 1 है और t का माइनस 3 है। t का माइनस 1 है, a का माइनस 3 है, पक्का ना? ठीक है, मतलब तुम्हारा ml3 t माइनस 3 a माइनस 1, mlt 3 माइनस 3 mlt 3 माइनस 3 a माइनस 1, और तुम्हारा mlt माइनस 1 a माइनस 3। हाँ अच्छा ठीक है, लगा लेते हैं ना, लगा लेते हैं। देखो अरे यार सरल है, क्या करना है इसमें? हाँ जी, फ्लक्स का डायमेंशन आप लिख रहे हैं। देखिए न्यूटन में आपको पता है ना mlt माइनस 2 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर का मतलब L2, और कूलाम का AT माइनस 1, कूलाम का AT है ना, Q बराबर I इंटू टी। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, मास एक ही है, लेंथ ऊपर 3 हो गया, टाइम नीचे से ऊपर आके माइनस 3 हो गया, और a के पावर ऊपर आके माइनस 1 हो गया ना, ये हो गया। सही था ना? आप लोगों का सही था, आप लोगों का सही था। मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। हो गया। नीचे लिखिए एक नोट, नीचे लिखिए एक नोट। देखिए इफ ये लिखिए क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल, ऐसे पढ़ा जाता है। इफ क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रल की वैल्यू is positive, then direction of flux is outward, and if it is negative, and if it is negative, then the direction is inwards। ये वही बात है जो अभी आपको समझाया कि अगर फ्लक्स की वैल्यू फाइनली कैलकुलेट किए, फाई की वैल्यू, फाई एक स्केलर क्वांटिटी है ना, फाई एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि सर माइनस आया है तो डायरेक्शन का मैटर होगा।
मतलब समझ रहे हो मेरी बात को? अरे अगर वेक्टर की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप समझते नहीं सर डायरेक्शन का मैटर है। फोर्स अगर नेगेटिव आया तो सर समझ में आता है कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। लेकिन अगर फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन नेगेटिव आ रहा है तो इसलिए आप क्या बोलेंगे? फ्लक्स इनवर्ट है और पॉजिटिव है तो फ्लक्स। तो इसके 3 केस बनेंगे, यहां पर इसके 3 केस बनेंगे, तीनों डिस्कस करेंगे। इसको बता दे, हो गया? तुमको पता है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसे लिक्विड फ्लक्स भी होता है, ऐसे ही लिक्विड फ्लक्स भी होता है। लिक्विड फ्लक्स की जैसे इसकी वैल्यू ई डॉट डी एस, शॉर्ट में ई डॉट डी एस बोल सकते हैं ना, ई डॉट डी एस को दिक्कत नहीं किसी को। वैसे लिक्विड फ्लक्स की वैल्यू वी डॉट डी एस होता है, वी वहां पे लिक्विड की वेलोसिटी होती है, ठीक है? पढ़ना तुम लोग ग्रेजुएशन में हो तो मजा आता था, तुम लोग हम डाइवर्जेंस पढ़ाते थोड़ा सा, तुम लोग अच्छा लगता। चलिए क्या बोल रहे थे हम? 3 केस बनेंगे। हाँ, फॉर्मूला लिखिए, फाई बराबर सिर्फ ये लिखते हैं ई डॉट डी एस लिखते हैं, ई डॉट डी एस। इसको फुल फॉर्म में क्या लिखेंगे? ई डी एस कॉस थीटा। हम थीटा की चर्चा करना चाहते हैं इसीलिए लगा दो यार, लगा दो, लगा दो। मृत्यु आई क्यों नहीं लगाए? हाँ, हम थीटा की बात करेंगे, 3 केस बनेंगे। पहला, इफ अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो जाए, इसका मतलब क्या है समझो? इसका मतलब है कि ये जो स्फीयर है इस पर आपने एक एलिमेंट ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर हो गया। कौन सा वेक्टर हो गया? ds वेक्टर। और बड़ा बना दे, पता नहीं कौन, तो एक बार वीडियो देख के बोल रहा था सर थोड़ा बड़ा लिखिए। अच्छा हाँ जी, ये आपका ds मैग्नीट्यूड हो गया और ये इस तरफ इसका वेक्टर हो गया, ds वेक्टर। और इधर अगर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थीटा हो गया। थीटा एक्यूट एंगल है कि नहीं है? एक्यूट एंगल पता ही नहीं पता है? हाँ, 90 छोटा ना, 90 छोटा। तो इस केस में फ्लक्स की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉस थीटा की वैल्यू अगर 90 छोटी होती है तो आंसर जो होता है वो क्या होता है? इसका आंसर आप ग्राफ से भी दे सकते हैं और क्वाड्रेंट से भी दे सकते हैं ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में कॉस की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, तो ये आएगा पॉजिटिव। ठीक है जी, अरे है ना? क्योंकि यहाँ पर आप ई का मैग्नीट्यूड ही रखेंगे, मैग्नीट्यूड, यहाँ भी मैग्नीट्यूड। जो पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा? कॉस थीटा मतलब थीटा पे। तो पहले केस में अगर ऐसा हो रहा है तो पॉजिटिव का मतलब फ्लक्स किधर है? आउटवर्ड। सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, फ्लक्स बाहर। सेकेंड केस, इफ थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, आप यहां लिख दें इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो कॉस थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव। हम लिख दे रहे हैं यहां पर, आपको कन्फ्यूजन है। और अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कॉस थीटा 0। तो इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा? खत्म। इस बात को चित्रात्मक कथा द्वारा समझिए। ये आपका सरफेस हो गया, ये क्या हो गया? क्या हो गया? स्टडी ds, ds। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ds से 90 डिग्री होता है या सरफेस से? डायरेक्शन आप एरिया वेक्टर से लेते हैं या सरफेस से लेते हैं? एरिया वेक्टर से लेते हैं ना। तो 90 डिग्री मतलब इधर इधर इधर, ये बोलो। अच्छा इधर भी तो हो सकता है ना। अरे 90 किधर हो? ऐसे ये स्फीयर है, ये एरिया वेक्टर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 90 हो, यहाँ 90 हो, यहाँ 90, कहीं भी 90 हो सकता है ना। अरे बोलो, नहीं समझ आ रहा क्या? अरे ना, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, कहीं भी 90 हो जाएगा ना। ठीक, ये जो अभी हम समझा रहे हैं ना ऐसे करके, अभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जब वैल्यू 90 से ज़्यादा हो जाएगी ना तो तुमको मजा आ जाएगा। अभी तुमको लगेगा अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर है, बाहर नहीं होगा। आप समझिए मेरी बात को। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, इधर मान लो, इधर मान लो, कहीं मान लो, तुमको समझाना ना इधर या इधर, बात वही है। तुम्हें समझना कि अरे सर ये तो आप उल्टा 90 ले लिए। उल्टा 90 नहीं है, ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल सिर्फ 90 होना चाहिए। ये बात समझ आ रही क्या? आप धरती पे, मतलब ये धरती है, सरफेस ये धरती है, धरती क्या है? एक स्फीयर। हम किसका डायरेक्शन हो जाएंगे? एरिया वेक्टर का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे उधर हो तो भी 90, इधर हो तो भी 90, इधर हो तो भी 90, इधर हो तो भी 90। बात समझ आ रही क्या? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तीखे होती
तो थीटा एंगल, इधर होती तो भी थीटा, उधर तो भी थीटा। बात में आ रही क्या? तो इस केस में एंगल 90 हो गया। हम इस बात को क्यों क्लियर कर रहे हैं, अगले ही थर्ड केस में आपको समझ में आ जाएगा। तो तुमको देखो, तुमको हम पहले बताए थे कि जब सरफेस के प्लेन के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है तो उसकी वैल्यू हम लोग इग्नोर कर देते हैं, नहीं लेते ना, उसके वजह से फ्लक्स डिफाइन नहीं होता है। बोलो, नहीं होता? तुमको पता है ऐसा क्यों होता है? देखो यहां पर आप इस सरफेस क्लोज बना, आप समझ पाएंगे। देखिए इसको समझो क्यों जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो रही ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हो? किस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं? जो किसी एरिया को क्या करे, काट के। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता तो आप समझते इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से आ रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता E1 मान लो, तो आप समझते कि इधर कहीं से आ रहा होगा, तो सरफेस काटा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता तो आप समझते E2 है, अंदर से ही आ रहा होगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E3 बोल लो इसको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कभी सरफेस के अंदर से आ सकता है क्या? ये कहां से आ रहा होगा? टेंजेंशियली। तो क्या वो सरफेस को छेदेगा? नहीं काटेगा। तो क्या वो फ्लक्स जनरेट करेगा? क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड E3 वाला किसी भी एरिया को काटा क्या? सर्किल के ऊपर आप टेंजेंट जानते हैं क्या होता है? क्या वो किसी पॉइंट को काट करके बनता है क्या? वो सिर्फ टच करके निकल जाता है। काटने वाले लाइन को क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। टेंजेंट सेकेंड एक ही होता है क्या? अलग अलग होता है ना। बस मेरी क्या? तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर कोई चार्ज किसी इसके अंदर है, मतलब स्फीयर क्लोज सरफेस के अंदर है, तो उससे ही काटेगा सिर्फ, किधर भी जाए इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को काट के ही बाहर निकलेगा ना। आपको इस रूम में बंद कर दें चारों तरफ से, और इस रूम से आपको बाहर निकलना है, वो सर देखिए बिना काटे निकल जाएंगे, पैरेलल पैरेलल निकल जाएंगे। अच्छा, सरफेस के पैरेलल पैरेलल तुम बाहर निकल जाओगे। देखिए इस सरफेस पे लेट जाएंगे, ऐसे इस दीवार से सूझ जाएंगे और ऐसे सो करके ऐसे ऐसे उस दीवार से निकल जाएंगे। तो उस दीवार को तो कट भी करोगे ना, वो दीवार उसको काटोगे ना। बस में आ रही है? ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं काट रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? लग रहा है कि पीछे से आई और टेंजेंशियली एक पॉइंट को टच करते निकल गई। इसीलिए सरफेस के पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होती है, सरफेस के प्लेन के पैरेलल या फिर सरफेस के टेंजेंशियली जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई भी फ्लक्स जनरेट नहीं होता। ये समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा? फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फ्लक्स जनरेट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई एरिया काट ही नहीं रहा है। ठीक है जी। थर्ड केस देखिए, है ना, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस यहाँ बना लेते हैं। देखो थर्ड केस में इफ अगर थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए, ऑब्ट्यूज समझते हैं आप? कितना होता है ऑब्ट्यूज? 90 से बड़ा 3590, 90 से बड़ा 180 से छोटा। ठीक है। तो इस केस में देखो क्या होगा कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा? निगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? बस मेरे क्या? थर्ड में भी क्या होता है? निगेटिव होता है। तो बस आप सेकेंड तक ध्यान रखें। देखो स्फीयर बनाओगे, मान लो यही पॉइंट ले लिए, इस पर एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। इस एरिया वेक्टर को आप क्या बोल रहे हैं? डीएस वेक्टर। डीएस वेक्टर से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 90 से ज़्यादा बनाना है। तो आप जहां भी बनाएंगे, ये धरती है, देखो अगर तुम इधर, जैसे मान लो धरती है, हम एरिया वेक्टर है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो 90 से कम, इधर भी 90 से कम, 90 से कम, 90 से कम, क्योंकि ये एंगल नापना है ना आपको। अगर आप पैरेलल कर देंगे प्लेन के तो 90 से ज़्यादा करने के लिए आपको प्लेन के अंदर डालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बस मेरी क्या? एक फुटबॉल इमेजिन करो, एक फुटबॉल इमेजिन करो यहाँ पर, और इस फुटबॉल के ऊपर एरिया वेक्टर, इस फुटबॉल के जिस पॉइंट पे एरिया वेक्टर है उस पॉइंट से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो एरिया वेक्टर के पैरेलल हो गया। बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। पहला केस ज़्यादा मतलब बेसिकली जीरो हो गया, तो पूरा फ्लक्स हो जाएगा। अगर ये फुटबॉल है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, तो फुटबॉल को टच करते निकल जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एरिया वेक्टर से ऑब्ट्यूज एंगल तब बनाएगी जब इसको आप फुटबॉल के अंदर धसाएंगे, अंदर से हो जाएगा। अगर फुटबॉल के अंदर घुस रहा है, ये हुआ ना ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू निगेटिव, और आपको दिख रहा है इनसाइड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुसा तो फ्लक्स की वैल्यू निगेटिव, और निगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का डायरेक्शन इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं ना? फटाक से नोट करो इसको 2 मिनट में, बहुत तेजी से। हेडिंग डालें। अरे केस 1 केस 2 केस 3 सीधे।
फॉर्मूला के बाद सीधे केस 1 केस 2 केस 3 आप डाल के लगाइए। थोड़ा सा ऊपर चमकता रहता है वहाँ पे, कोई बात नहीं। वो जो चमक रहा होता है वो उस ट्यूबलाइट की वजह से है या उस लाइट की वजह से है ना? कोई बात नहीं। चलो, जिस जगह का काम नहीं हो रहा है वो चमके और चमके, शाइन लाइक स्टार। शाइन लाइक स्टार, इन सर्च ऑफ स्टार्स आई फाउंड द मून। बात में आ रही है? आप अच्छा काम करिएगा तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। आजकल मेरे बहुत पुराने कुछ दोस्त हैं ना स्कूल टाइम के, तो उनमें से कुछ लोग अगर वीडियो देख पाते हैं तो वो लोग अच्छी बातें करते हैं, हंसी मजाक वाली बातें करते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं। और कुछ तो हमारे जूनियर्स हैं, कुछ हमारे जूनियर्स हैं वो हमसे बोलते हैं कि अच्छा पढ़ाते हैं भैया आप, अच्छा पढ़ाते हैं आप। कुछ जूनियर्स कहते हैं कि अच्छा पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? अच्छा पढ़ा रहे हैं मतलब फ्रेंड तो आपको कुछ भी बोले चलता है ना, जो आपका क्लासमेट रहा है वो तो कुछ भी बोले, हंसी मजाक बात समझ में आती है। कुछ जूनियर्स होते हैं जो ज्ञान देते हैं, बोलते हैं अच्छा पढ़ा रहे हैं आप आजकल। मतलब समझ रहे हो बात को? इट इज़ मोर लाइक क्रिटिसिज्म ऑफ समथिंग, लाइक मतलब कुछ ऐसा कि टॉन्ट मारना बोलते हैं, या फिर सरकास्टिक मूड में। तो हम सोचते हैं कि उस पर नीचे लिख दें, हालांकि कभी कभार दिख जाता है सर, तो अच्छा पढ़ा रहे हैं भैया आप आजकल, तो हम सोचते हैं कि लिख दें अच्छा नहीं बे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन सोचते अच्छा जाने दो, हम बोलते हैं बस उसको लाइक करके, मतलब वो हार्ट वाला होता है ना, करके चिल रहो। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आपको वीडियो यूट्यूब पे जरूर डालनी चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप सही पढ़ा रहे हैं तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप सही पढ़ाते हैं बच्चों को तो आप यूट्यूब पे वीडियो डालिए। बात समझ आ रही है? क्योंकि डालना सभी चाहता है, एवरीवन वांट्स टू डू दिस ना, लेकिन भाई का माहौल होता है। समझ रहे हो? बगल में मिर्जापुर है ना, मुन्ना भैया का भोगाल इधर तक है। आज सोमवार है, हो गया। चलिए हेडिंग लगाइए। फाइनली गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम, GAUSS। गॉस नाम का आदमी का नाम था, गॉस नाम के आदमी का नाम था GAUSS। अपस्ट्रॉफी लगा के एस लिख के थ्योरम लिख दीजिए, या फिर सीधे अपस्ट्रॉफी लगा के थ्योरम लिख दीजिए। बात देखिए, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम समझाने के लिए अभी समय है थोड़ा सा, आपको हम 4 मिनट में कुछ आपको समझाएंगे और बहुत अच्छी बात समझाएंगे। देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास एक बाल्टी पानी है, ठीक, जैसे चार्ज के पास उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपके पास अगर एक बाल्टी क्या है, पानी है। आपको हम 3 प्रकार के रूम में बंद कर रहे हैं, पूरा क्लोज कर दे रहे हैं। पहला रूम जो है वो क्यूबिकल है, इस प्रकार का रूम। दूसरा रूम जो है वो सिलेंड्रिकल है, मतलब एक सिलेंडर बड़ा सा इमेजिन करिए, पाइप,
आप कभी गांव में सीमेंट वाली पाइप देखे हैं जो रखी होती है, इसके अंदर बच्चे घुस के खेलते हैं? क्या सुअर वाली पाइप? सीवर में यूज की जाने वाली पाइप। अच्छा, सीवर दे रोड के किनारे वो पाइप बाद में है। बचपन में छोटे थे तो वो सीवर वाली पाइप रखी हुई थी, उसमें खेला करते थे, और अभी जा करके वो पाइप लगी है रोड में। आप समझिए सरकार कितना तेजी से डेवलपमेंट कर रही है। ठीक है, खैर बेसिकली जो बीच के लोग होते हैं ना, वो सब काम रोके रहते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि तो वैसा एक सिलेंड्रिकल आप उसको बड़ा मान लीजिए और दोनों तरफ से बंद कर दीजिए। समझ रहे हो कौन सी तरफ से? एक जिस तरह से तुम जाते हो और जिस तरह दोस्त आता है, वो दोनों तरफ बंद कर दीजिए। तो अब क्या होगा कि वो सिलेंड्रिकल रूम बन गया। एक तरफ आपको हम क्यूबिकल रूम में बंद किए, एक तरफ आपको हम सिलेंड्रिकल में बंद किए, और एक तरफ आपको हम एक बहुत बड़े से फुटबॉल के अंदर बंद कर दे रहे हैं। ठीक, आपके पास पानी कितना है? एक बाल्टी पानी है। कितना पानी है? एक बाल्टी। देखो तुम्हारे पास अगर एक बाल्टी पानी है और उस एक बाल्टी पानी को अगर तुम बंद घर से बाहर गिराना चाहते हो, ठीक है, तो जब तुम उस बंद घर से बाहर पानी गिराओगे, मान लो कि वो जो सरफेस है, जिस सरफेस के अंदर आप बंद हैं, वो सरफेस सेमी परमिएबल है या फिर लेट से परमिएबल है। परमिएबल समझते हो ना? बायोलॉजी पढ़े हो कक्षा 9-10 में, कक्षा 12 में सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े आप। ठीक है, परमिएबल है मतलब बेसिकली सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, मतलब आर पार चीज जा सकती हैं। तो आप जो एक बाल्टी पानी गिराएंगे वो पूरा मतलब सरफेस ऐसा है जिससे पूरा पानी बाहर जा सकता है, पूरा का पूरा पानी बाहर जा सकता है। ठीक है, और आपको हम 3 अलग अलग प्रकार का घर बना के उसमें बंद किए, और तीनों घर इसी प्रकार के मटेरियल से बना हुआ है। तो किस वाले घर से ज्यादा पानी बाहर जाएगा और किस वाले घर से कम पानी बाहर जाएगा? सही बता, कुछ बोलना चाहती हो बोलो। हाँ, सिलेंडर है, इस साइड सर्कल सर्कल और सिलेंडर सिलेंडर। हाय, अरे हम पूछ रहे हैं कि किस वाले घर में से ज्यादा पानी निकलेगा और किस वाले घर में से कम पानी निकलेगा। जिस मटेरियल का वो घर बना है वो मटेरियल पूरा पानी बाहर निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किस वाले घर से ज्यादा पानी निकलेगा? सारे से बराबर पानी निकलेगा। अगर मटेरियल पूरा पानी बाहर निकाल सकता है तो सारे से पानी बराबर निकलेगा ना। अरे इसमें क्या कन्फ्यूजन भाई? आप एक बाल्टी पानी दे सकते हैं, वो सरफेस तैयार खड़ा है कि तुम 2 हम बाहर फेंक देंगे तो पूरा पानी बाहर निकाल देगा। बस मेरी क्या, अगर हम इस स्फेरिकल वाले घर को छोटा कर दें साइज में, क्या कर दें, और क्यूबिकल वाले को बहुत बड़ा कर दें और सिलेंड्रिकल वाले को बीच में रखें साइज में, उस केस में किससे पानी ज्यादा बाहर निकलेगा? उस केस में भी पानी बराबर ही निकलेगा ना। अरे यार ये फिजिक्स नहीं है, ये कॉमन सेंस है। फिजिक्स क्या है? नेचुरल फिनोमेना का एक्सप्लेनेशन। पानी तो बराबर ही निकलेगा ना। हाँ, तो ये वो बाल्टी पानी, तुम समझ रहे हो कि पानी कहां ज्यादा फैलेगा? हम पानी बाहर निकलने की बात कर रहे हैं बेटे, हम पानी सिर्फ बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। होने दो, तो क्यूब को बड़ा कर दिए तो तुम क्या आकाशवाणी में खड़े हो जाओगे? अरे तो खड़े वहीं रहोगे ना बेटे, तुम जहां खड़े हो पानी गिरा दो वहीं पे, पानी बाहर चला गया, खत्म बात। जल्दी थोड़ा निकलेगा पानी, जल्दी बाद में छोड़ो, निकलेगा कि नहीं पूरा बार ये बताओ हमको। क्यों नहीं निकल पाएगा? कौन रोक देगा? तो हाँ हाँ बहुत बड़ा है, गिरा दिए तो तुम फैला के रहोगे, सरफेस में पानी निकालेगा नहीं, बोलेगा बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। नीचे भी खाली है। आप एक परमिएबल मटेरियल के घर में खड़े हैं जिसमें चारों तरफ वो परमिएबल मटेरियल लगा हुआ है, कहीं भी पानी जाएगा वो मटेरियल पानी बाहर निकाल देगा। आप बताओ क्या निकलेगा? सारा पानी निकल जाएगा ना। देखो टेंशन हो गया इसको, ये बेचारी अलग परेशान, तुम बोल दिए इसको टेंशन हो गया कि लो वो क्या बतिया रहा है। पानी निकलेगा बाहर सब में बराबर। क्या घर के शेप और साइज पे ये डिपेंड करेगा कि पानी ज्यादा बाहर कहाँ निकलेगा? नहीं करेगा ना। पानी निकल जाना, हम टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, बस पानी को बाहर निकल जाना है। ये घर के साइज पे डिपेंड करेगा? क्या घर के शेप पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा ना। ये सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करेगा कि आपके पास पानी कितना है। बस मेरी क्या, तो एक चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है,
उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप एक बंद सरफेस के अंदर मतलब पैक करेंगे, क्लोज लूप के अंदर रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकलना है। बात मेरी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, बाहर निकलना है। सरफेस जहां दिखेगा वो काट के बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ एक काम करना है, क्या करना है, एरिया को काट के बाहर निकलना है। चार्ज के पास जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा ही निकलेगा। अगर चार्ज फिक्स कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसके वजह से एक दिए गए डिस्टेंस पर फिक्स हो गई, क्योंकि चार्ज फिक्स है। अब उस चार्ज को चाहे स्फेरिकल में रखो, चाहे क्यूबिकल में रखो, चाहे सिलेंड्रिकल में रखो, तीनों जगह पे चार्ज वही है। अरे बोलो, अगर तीनों जगह पे चार्ज वही है और वो बंद है, तो उस चार्ज के वजह से मान लो 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है लेट से, तो वो 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रही है वो यूनिट एरिया को काट काट के बाहर निकल जाएंगी। उसको इस बात से क्या मतलब है कि किस शेप का एरिया है, वो जाएगा एरिया दिखा काट के बाहर निकल जाएगा। अरे बस मेरी क्या, वो जाएगा काट के एरिया बाहर निकल जाएगा, उसको फ्लक्स में काउंट कर लेंगे। तो ऐसे कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन की वजह से फ्लक्स बनेगा, 1000 इनफाइनाइट। हम बोले कि एक चार्ज है, मान लो उसके पास 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से क्या हो गया, फोन कर दिए होते हैं, बारिश हो रही है ठीक। तो सुनो इस बात को वापस समझो, 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हैं तो उन 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से फ्लक्स कितना बनेगा, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया को छेद छेद के बाहर निकलेगी, सब अपना अपना फ्लक्स कंट्रीब्यूट कर देंगी। तो चार्ज को क्या दिख रहा है कि मेरे पास 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या दिख रहा है कि हमको निकलने के लिए सिर्फ एक यूनिट एरिया देता हूं, निकल जाएंगे बाहर। सही बात है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू तो सेम हो गई ना सबके लिए, एरिया पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है क्योंकि क्लोज है। अगर क्लोज है तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बाहर निकलना है, और अगर सरफेस क्लोज है तो हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया काट के बाहर निकलेगा। मतलब अगर ओपन होता तो मैटर हो जाता, अगर सरफेस ओपन होता तो डिपेंड करता कि आप सरफेस जो है वो किस शेप का ले रहे हैं। क्योंकि अगर मान लो सिलेंड्रिकल है, अगर सिलेंड्रिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी काटेगा इधर भी काटेगा, ज्यादा कहां काटेगा, इधर और इधर काटेगा इस पर। और अगर सरफेस क्यूबिकल है तो सब पे बराबर बराबर काटेगा, स्फेरिकल है तो बराबर काटेगा। मतलब सरफेस के शेप पर डिपेंड तब करेगा जब सरफेस ओपन है, एक तरफ खाली कर दो। अगर सरफेस ओपन है एक तरफ का, मतलब एक क्यूब लीजिए, उसका एक साइड का सरफेस हटा दीजिए, सिलेंडर लीजिए, सीवर वाली पाइप, एक तरफ बंद करिए, एक तरफ खुला छोड़ दीजिए, तो उस केस में डिपेंड करेगा कि कितनी लाइन सरफेस काट रही हैं, कितनी लाइन सरफेस काट रही हैं। लेकिन अगर सब बंद है तब तो सारी की सारी लाइन सरफेस काटेंगी, और फ्लक्स को सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि मेरी जो लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वो सरफेस को काटे। बात में क्या, तो इसीलिए अगर सरफेस क्लोज्ड है तो उससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा, किस पर, चार्ज पर। बस मेरे क्या, इसी बारे में गॉस बताया, और गॉस बोले क्या कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अगर आप देखें कि सरफेस क्या है, बंद है, तो सरफेस बंद है तो किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, बस फ्लक्स की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख देंगे Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका आंसर हो जाएगा। Q क्या है, चार्ज। हम बोले ना आपके पास पानी कितना डिपेंड करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे डिपेंड करेगी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, उस मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी। इस केस में वैक्यूम है, इसमें और कोई भी चीज़ नहीं दिख रहा आपको, एरिया वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप फ्लक्स दो प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर सरफेस क्लोज है तो आप फ्लक्स दो प्रकार से निकाल सकते हैं, एक तो ये तरीका हो गया ये वाला, और एक तरीका ये वाला हो गया। अगर सरफेस ओपन है तो इसको यूज करेंगे क्या, नहीं, गॉसेस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस। लेकिन ओपन सरफेस, अभी आपसे पहले स्टार्टिंग में ही बोले कि गॉस थ्योरम ओपन सरफेस के लिए भी यूज किया जाएगा, उसके लिए कुछ कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे आपको। आप सरफेस को क्लोज मान लेंगे, है ना, उस पर 3-4 बातें आपको समझनी पड़ती हैं, इसको हम लोग कल समझेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से कल लिखेंगे दोबारा से। आप बस ध्यान रखें कि आप ये पूरा बात आज का ध्यान रख लेना, और तुम ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सरफेस क्लोज है तो गॉस थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सरफेस इरेगुलर है, अगर आप सरफेस का टोटल कैलकुलेट नहीं कर सकते, अगर आप किसी भी शेप का सरफेस पूरा कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब ये अगर ये इंटीग्रेबल नहीं है, तो फिर आप किसका यूज़ करेंगे, इसका। इसी के लिए गॉस थ्योरम आया ही था। सरफेस टेढ़ा मेढ़ा है तो कैसे जोड़ोगे, जोड़ो, इस सरफेस को आप जोड़ लीजिए, लो चार्ज रख दिए बीच में, आप सरफेस जोड़, जिंदगी बीत जाएगी। अरे जिंदगी कक्षा 12 के बच्चों को बीत जाएगी ना, कैसे इंटीग्रेट करोगे।